Hello everyone, this is Sheikh Bilal Haq in front of you, and yet again I am with one of the most brightest student of my strategic business leader June 2025 badge. It all started right from December 2023 when we first attained our position, and that was attained by Miss Sarosh. Then in March 2024 हमारी एक स्टूडेंट थी राजिया जिन्होंने 95 मार्क्स लिए थे in the strategic business leader examination, and then the success keep on going, and in June 2025 now I have one of the most brightest student of our last batch, that is Syed Nigel Hassan. So I welcome Nigel. How are you? I'm just going to enter into the discussion as to how the SBL examination was. तो मुझे एक बात बताओ, आपने सबसे पहले तो फिजिकल बैच लिया था हमारा या रिकॉर्डेड बैच लिया था? फर्स्ट क्वेश्चन, आपने कौन सा बैच ऑप्ट किया? फिजिकल बैच ऑप्ट किया था, ठीक है. सेकेंडली मुझे बताओ कि व्हेन यू आर एंटरिंग इनटू द एग्जामिनेशन, तो आपके दिमाग में क्या था? मतलब वर यू अवेयर कि आपकी एक नेशन वाइड पोजीशन आ जाएगी इस एग्जामिनेशन में? नॉट सो श्योर, लेकिन अच्छा स्कोर करने की उम्मीद थी. अच्छा स्कोर. और जब आप एग्जिट ले रहे थे एग्जाम से, तो नाउ वर यू श्योर कि आपने इसको कॉम्प्रिहेंसिवली डिलीवर कर दिया है और पोजीशन के चांसेस भी हैं आपके पास? अच्छा कंक्लूड किया था. अच्छा कंक्लूड किया था. तो बेसिकली देखें, जो ब्राइट स्टूडेंट्स होते हैं ना, दे आर टोटली अवेयर कि उन्होंने एग्ज़ाम में क्या परफॉर्मेंस दी है, और अगेन इनके एक स्ट्रैटेजी होती है जो कि ना सिर्फ राइट फ्रॉम द स्टार्ट बल्कि एट द एंड ऑफ द डे वो स्ट्रैटेजीज इनको काम आती है. तो मुझे एक बड़ा मुझसे स्टूडेंट्स बड़े क्यूरियस होते हैं कि सर व्हाट शुड बी द स्ट्रैटेजी राइट फ्रॉम द स्टार्ट टिल द एंड. यानी मैं एग्ज़ाम में जाने से पहले, मैंने रजिस्ट्रेशन कराने से पहले एक बैच को ज्वाइन किया, क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए एक स्ट्रैटेजिक बिजनेस लीडर के स्टूडेंट की? क्लासेस प्रॉपर लें. नंबर 1, क्लासेस लेना ज़रूरी है. क्लासेस टाइम रेगुलर क्लासेस लें और अटेंटिवली लें. अटेंटिवली क्लास में सारे नोट्स हम लोग पढ़ते हैं. बिल्कुल. तो उससे काफ़ी फ़ायदा मिलता है कि आपको मेमोराइज़ करने में, एग्जाम्पल से, जो रियल लाइफ एग्जाम्पल्स होती हैं, केस सिनेरियोज होते हैं, एग्ज़ाम की डिस्कशन जो करते हैं केसेस की, उससे बहुत फ़ायदा होता है. उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंटली वो है पास्ट पेपर्स की प्रैक्टिस, जो मेरे ख्याल से. अच्छा, मैं इस चीज़ में एक चीज़ ऐड ऑन करूँगा. सिर्फ पास्ट पेपर्स की प्रैक्टिस अगर एक स्टूडेंट कर भी लेता है ना, तो आई डोंट थिंक सो कि उसका सक्सेस रेशियो इतना अच्छा आ सकता है. वो पास्ट पेपर्स को अपने मेंटर या अपने फैसिलिटेटर से चेक कराना भी बहुत ज़रूरी है. तो आपने कितने पास्ट पेपर्स सॉल्व किए थे? मैंने 10 पास्ट पेपर्स कंप्लीट, जो कंप्लीट पास्ट पेपर्स किए थे वो 10 कंप्लीट किए थे. 10 कंप्लीट पास्ट पेपर्स. SBL के पास्ट पेपर्स करना इटसेल्फ इज़ अ वेरी बिग टास्क और बहुत बड़ी अचीवमेंट है मेरे हिसाब से. और उसमें से करेक्ट कितने हुए थे? मैं अपनी तारीफ में ये सारे मैंने चेक किए, सारे ही चेक हो रहे थे आपके पास. ठीक है. तो देखें, नंबर 1 इज दैट यू शुड गेट योर पास्ट पेपर्स करेक्टेड बाय योर मेंटर, बिकॉज आप खुद से उसको आइडेंटिफाई नहीं कर सकते अपनी मिस्टेक्स को. अच्छा, सेकेंडली देखें, SBL के एग्जामिनेशन को डिवाइड किया गया 2 डिफरेंट एरियाज में. द फर्स्ट एरिया इज़ द टेक्निकल पार्ट और जो प्रोफेशनल मार्क्स था. तो मुझे एक बात बताओ कि आपने टेक्निकल और प्रोफेशनल मार्क्स का बैलेंस कैसे एग्जामिनेशन में मेंटेन किया था कि आप वो दोनों मार्क्स को कैटर कर जाओ? वो सबसे पहले तो आप रिक्वायरमेंट रीड करते हो ना. रिक्वायरमेंट रीड करने के बाद आपको अंदाज़ा हो जाता है कि वो पूछ क्या रहा है. अगर कम्युनिकेटिव टोन वो मांग रहा है तो आप उसके हिसाब से पूरा अपना आंसर ड्राफ्ट करते हो. और वो एक दिन की बात नहीं है, वो आप पूरा हर आंसर को आहिस्ते आहिस्ते जब आप प्रैक्टिस करते हो तो आपको पता लगता है. आप जो ड्राफ्टेड आंसर्स होते हैं एग्जामिनर के जो होते हैं, आप वो जब रीड करते हो उससे भी आपको पता लगता है. आपके भी आंसर्स रीड किए थे तो उससे पता लगता है कि किस तरह उसको एम्बेड करना है उस चीज़ को, कि वो जो एक प्रोफेशनल स्किल मार्क्स है उसको साथ साथ, क्योंकि अलग से उसको आपको उसकी ड्राफ्टिंग नहीं होती है. बिल्कुल. वो टेक्निकल मार्क्स के साथ ही वो एम्बेड होके आते हैं, तो उसकी प्रैक्टिस से ही आती है वो चीज़. तो इसका मतलब है कि अगर कोई बंदा ये सोचता है कि प्रोफेशनल मार्क्स को आइसोलेशन में ले लेगा या टेक्निकल मार्क्स को आइसोलेशन में जाके एग्जामिनेशन में ले लेगा, तो ये तो पॉसिबल नहीं. तो अगर आपने प्रोफेशनल मार्क्स भी हासिल करने हैं एंड यू हैव टू गेट योर टेक्निकल मार्क्स एज वेल, तो यू नीड टू प्रैक्टिस अलॉट. और ये आइसोलेशन में नहीं हो सकता कि मैं अलग से प्रैक्टिस कर लूँ प्रोफेशनल की, मैं अलग से प्रैक्टिस कर लूँ टेक्निकल मार्क्स की. दिस इज नॉट ह्यूमनली पॉसिबल इन स्पेसिफिकली SBL एग्जामिनेशन. अच्छा यार, एक बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है जो मुझसे अक्सर स्टूडेंट पूछते हैं कि सर व्हाई शुड वी इनरोल इन योर बैच. अच्छा, लास्ट कंसेक्यूटिव अटेम्प्ट से हमारे पास पाकिस्तान टॉप आ रहा है. इनफैक्ट मैं बड़ा प्राउडली ये कह सकता हूँ दैट दिस इज द 5th पाकिस्तान टॉप, 5th कंसेक्यूटिव पाकिस्तान टॉप दैट वी हैव राइट नाउ. मुझे बताओ, मैं तो ये बात बहुत मरतबा बोल चुका हूँ, वाइस SBH, तुम मुझे बताओ कि, या तुम स्टूडेंट्स को बताओ कि ऐसा क्या USP तुम्हें लगता है या ऐसी क्या एरिया लगता है जो तुम्हारे
इस सक्सेस में तुम्हें हेल्प आउट किया बाय टेकिंग माय बैच एंड बाय टेकिंग द क्लासेस दैट वी वर ऑफरिंग? मेरे ख्याल से जो ACC के जो कंपलसरी एग्जाम्स है प्रोफेशनल में, वो काफ़ी एक्सटेंसिव कोर्स है उनका। ट्रू। तो उनको थ्योरेटिकली कवर करना वो एक इटसेल्फ एक बिग डील है 3 मंथ्स के टाइम फ्रेम के अंदर। तो क्लासेस के अंदर जब नोट्स भी क्योंकि प्रिसाइज नहीं है, काफ़ी थोड़े से वो भी लेंदी हैं, तो जब उनको रेगुलर आप पढ़ते हो, आप क्लास में पूरा एक एक वर्ड बाय वर्ड, लाइन बाय लाइन आप उसको रीड करते हो, तो उसकी एक्सप्लेनेशन सर ने दी थी, तो उससे बहुत फ़ायदा मिलता है। ठीक है। तो उससे क्योंकि फिर वो मेमोराइज हो जाता है, आप क्लास में लेक्चर सुनते हो, और सिर्फ थ्योरी नहीं, क्योंकि ड्राई थ्योरी होती है ऑब्वियसली, तो उसकी जो रियल लाइफ एग्जांपल्स होती हैं जो आप साथ साथ दे रहे होते हैं, उससे बहुत फ़ायदा मिला था कि दोबारा नोट्स अगर बंदा ना भी पढ़े तो आपको एटलीस्ट कॉन्सेप्ट रिमेंबर रहता है कि आप बिल्कुल ब्लैंक नहीं होते जब आप कोई रिक्वायरमेंट देखते हो कि ये चीज़ मैंने पढ़ी है, तो फिर आप उसको ड्राफ्टिंग में वो काफ़ी हेल्प करती है वो चीज़ पर। ट्रू, वेरी ट्रू। अच्छा, मॉडल की एप्लीकेशन की थी पेपर में? बिल्कुल। मॉडल की एप्लीकेशन की थी। अच्छा, बहुत सारे लोगों का ये मिथ है कि मॉडल की एप्लीकेशन करना मतलब जो है ना, इट्स नॉट नेसेसरी। तो मैं ये समझता हूँ कि द डिफरेंस बिटवीन द बेस्ट आंसर एंड अ गुड आंसर इज़ द एप्लीकेशन ऑफ अ मॉडल। अगर आप एक नॉर्मल जनरल सा आंसर लिखते हैं तो उसमें शायद आप मॉडल की एप्लीकेशन नहीं कर पाते, बट वेयर एप्लीकेबल यू शुड एटलीस्ट अप्लाई द मॉडल्स। अच्छा, मॉडल मेमोराइज करने का कोई तरीका बताओ ताकि स्टूडेंट्स को हेल्प आउट कर दो। मॉडल मेमोराइज का बेसिक सा था कि डिफरेंट सेगमेंट्स हैं, उसके भी कल्चर के अलग मॉडल्स थे और बिजनेस के पोर्टफोलियो मैनेजमेंट के अलग मॉडल्स थे। तो जो इस पेपर में था, इसमें पोर्टफोलियो वाली भी आया था और कल्चर चेंज का भी आया था, स्ट्रेटजी चेंज होता। तो वो क्योंकि उसकी प्रैक्टिस भी थी थोड़ी सी स्पेसिफिकली उस मॉडल की, BCG मैट्रिक्स की, और उससे रिलेटेड हमने सवाल भी 1-2 सवाल मुझे अच्छे से याद है, हमने दोनों क्लास में किए थे। तो उससे मुझे पेपर में जब मैंने वो रिक्वायरमेंट पढ़ी तो मुझे अंदाज़ा हो गया था कि ये चीज़ यहाँ पे अप्लाई होगी। बिल्कुल श्योर शॉट था, मैंने कहा रिस्क लेने वाली बात नहीं है इसमें, श्योर शॉट हूँ मैं कि यहाँ मॉडल लगेगा, तो मैंने 100% वहाँ मॉडल। ठीक है, तो इसका मतलब है इफ़ यू आर 100% छोड़ के आपको मॉडल की एप्लीकेशन सही है, तो मॉडल की एप्लीकेशन लगाने से आपके आंसर की जो ड्राफ्टिंग है, आपके आंसर की जो प्रेजेंटेशन है, वो बहुत स्मूथली आपके एग्जामिनर को पसंद आ जाती है। नंबर 1। नंबर 2, तो हमारी क्लासेस के 2 हिस्से थे एंड यू आर वेरी वेल अवेयर कि एक हिस्सा था जो प्री सीन से पहले का था और एक हिस्सा था जो प्री सीन के बाद का था। मैं नॉर्मली प्री सीन से पहले जो है वो अपना थ्योरेटिकल और कुछ समवॉट जो हमारे क्वेश्चंस हैं उनको कवर कराता हूँ, लेकिन प्री सीन के बाद का जो एरिया था वो मुझे ऐसा लगता है कि हमारी आइसिंग ऑन द केक है। इट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो कि एक स्टूडेंट को रिगरसली एंड रिलीजियसली फॉलो करना चाहिए। तुम मुझे बताओ, प्री सीन के बाद की जो क्लासेस थी या प्री सीन के दौरान की जो क्लासेस थी, उसने तुम्हें कितनी हेल्प की और उसका स्ट्रक्चरिंग कितनी स्ट्रांगली तुम्हें जो है ना वो तुम्हारी इस पोजीशन तक या तुम्हारी इस सक्सेस तक लेके आया? जो प्री सीन का डीब्रीफ आपने शेयर किया था वो अराउंड 45 पेजेस के अराउंड था, तो वो कोई छोटा तो नहीं है, वो काफ़ी एक्सटेंसिव था। उसमें तकरीबन सारे ही चीज़ें कवर हुई थी कि किस तरीके से क्वेश्चन आ सकता है और उसका क्या आंसर बन सकता है, तो उसने बहुत ज़्यादा हेल्प किया। मतलब अगर किसी भी मॉडल की एप्लीकेशन देखें तो उसमें उस डीब्रीफ में एक चीज़ थी कि अगर ये वाला मॉडल उसने एग्जामिनर क्वेश्चन करता है तो इसका इस टाइप की चीज़ हम आंसर लिख सकते हैं उसके अंदर। बिल्कुल। तो इसने बहुत हेल्प किया और 2-3 दफ़ा हम लोगों ने वो डीब्रीफ हमने पढ़ा था उसका, फिर हमने मॉक भी दिया था उसका, मॉक ऑन द प्री सीन। प्री-सीन वो चीज़ बड़ा मेरे ख्याल में बहुत एक बड़ा एड ऑन एडवांटेज देती है और एक कॉन्फिडेंस। देखें, पॉसिबिलिटी तो ये है कि हो सकता है उसमें से एक भी क्वेश्चन ना आए, बट वो एक कॉन्फिडेंस देते थे। ओके, मैंने प्री सीन पढ़ लिया, सर ने एक मॉक उससे रिलेटेड कर दिया और सर ने चेक करके दे दिया ना, तो नाउ वी आर मोर कॉन्फिडेंट कि ठीक है, इस प्री सीन से रिलेटेड हमें सारी जो भी इन्फॉर्मेशन थी वो हमारे पास डिलीवर हो गई है एंड वी हैव सीन सम क्वेश्चंस बिफोर गोइंग इनटू द एग्जामिनेशन। अब एग्जामिनर क्वेश्चन को किसी भी तरह से मोल्ड कर ले तो हम उसको आराम से टैकल कर सकते हैं। अच्छा, एक चीज़ और, एग्जामिनर रिपोर्ट्स, एग्जामिनर कमेंट्स कितने इंपॉर्टेंट है? तुमने कितने पढ़े, क्या कुछ उससे सीखा और क्या तुम एडवाइस दोगे तो उसको पढ़ना चाहिए? हमने क्लास में डिस्कस किए थे, हमने एग्जामिनर कमेंट्स के गुड आंसर में और बैड आंसर में क्या फ़र्क है, ये 2 स्टूडेंट के आंसर जो कंपेयर करते हैं जिसके अंदर वो, तो उससे फ़ायदा ये हुआ था कि एग्जामिनर क्या चाह रहा है और किस को वो अवॉइड कर रहा है। कि कॉपी पेस्टिंग जैसे एक बहुत बेसिक चीज़ है कि कॉपी पेस्टिंग वो अवॉइड करना कहता है कि आप अवॉइड करो उस चीज़ को। तो वो चीज़ जब वो हमने पढ़े थे डॉक्यूमेंट्स, उसके बाद जाके हुआ था कि भाई कॉपी पेस्टिंग अवॉइड करनी है, क्योंकि पास पेपर्स में, दूसरे पेपर्स में बंदा कर सकता है, उसमें अलग होता है जैसे ऑडिट के पेपर में, तो उससे बहुत फ़ायदा हुआ था। और एग्ज़ाम ड्राफ्टिंग के मतलब रेलिवेंट पॉइंट किस चीज़ को, क्योंकि सब्जेक्टिव पेपर है तो आपको ये कंसिडर करना पड़ेगा कि रेलिवेंट पॉइंट के मार्क्स हैं, तो रेलिवेंट पॉइंट क्या है वो चीज़ वो डॉक्यूमेंट पढ़ के हमें पता होता है। बिल्कुल, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको रेलेवेंट पॉइंट की आइडेंटिफिकेशन हो जाए, मार्क्स की आइडेंटिफिकेशन हो जाए। बिल्कुल, कि भाई वहाँ पे एग्जामिनर कहता है कि मैं कितने मार्क्स किस रेलेवेंट पॉइंट को दूंगा। एग्जामिनर ने आइडेंटिफाई किया हुआ कि एक गुड आंसर क्या हो सकता है, उस गुड आंसर के अंदर 2 मार्क्स कब मिलेंगे, 1.5 कब मिलेंगे, 1 मार्क कब मिलेंगे। एग्जामिनर ने गुड और बैड को बड़े अच्छे से आइडेंटिफाई और बड़े अच्छे से डिफाइन किए।
बहुत सारे सेल्फ स्टडी के स्टूडेंट्स होते हैं, मैं उनसे कहता हूँ यार अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो ना तो एटलीस्ट एग्जामिनर के कमेंट पढ़ लो, आपको आइडेंटिफाई हो जाएगा कि कौन सा एरिया है जिसको मुझे बहुत फोकस करना चाहिए। अगर मैं अपने आंसर में एक वन लाइनर लेट्स सपोज पॉइंट ड्राफ्ट करता हूँ तो हो सकता है मैंने बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट ड्राफ्ट किया हो बट मुझे फिर भी 1.5 मार्क्स मिले, बिकॉज एग्जामिनर ने अगर उस एक पॉइंट में मुझसे 3 चीज़ें मांगी है तो आई नीड टू गिव ऑल द 3 डिफरेंट थिंग्स। मुझे पॉइंट बताना है, मुझे उसकी जस्टिफिकेशन करनी है, मुझे उसको केस से लिंक करना है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है इसके आपको केस स्टडी से लिंक किए बगैर ये एग्ज़ाम हो ही नहीं सकता। ठीक है, जिन बच्चों ने इस एग्ज़ाम को फ्लंक किया है फॉर मोर देन 1 टाइम, तो मैं उनसे हमेशा ये कहता हूँ कि आप अपने आप को आइडेंटिफाई करें कितना पोर्शन आपने इसको केस स्टडी से लिंक करके लिखा हुआ है। सो केस स्टडी लिंकेज अगेन विद द एग्जामिनेशन सिनेरियो, उसको कनेक्ट करना, उसको ड्राफ्ट करना, इंग्लिश ग्रामर के मिस्टेक्स करते हैं बच्चे, वो सारी चीज़ों को अवॉइड करेंगे तो डेफिनेटली आपका एग्जामिनेशन भी ना सिर्फ पास होगा बल्कि इसकी तरह यू कैन ऑल्सो बिकम द नेक्स्ट पोजीशन होल्डर। मैं एक लास्ट पीस ऑफ एडवाइस दूंगा तमाम स्टूडेंट्स के लिए जो मुझे इस वक्त सुन रहे हैं, देन वील गो विद हिम एज वेल एंड ही इज ऑल्सो गोइंग टू प्रोवाइड यू सम लास्ट पॉइंट ऑफ एडवाइस जो कि आपको शायद एक वंडरफुल एलिमेंट क्रिएट करेगी आपके नेक्स्ट रिजल्ट के अंदर। नंबर 1 इज टेक प्रॉपर रिगरस क्लासेस। आपने क्लासेस नहीं छोड़ना, ठीक है। मेंटोर को फॉलो करना है, 2 मेंटोर्स नहीं रखना है आपने एक मेंटोर को फॉलो करना है और उसकी स्ट्रैटेजीज़ को डिफाइन करना है, उसकी स्ट्रैटेजीज़ को ड्राफ्ट करना है, उसने जो आपको आइडेंटिफाई किया है उसको लेके चलो। मेक योर मेंटोर अकाउंटेबल दैट ही इज़ गोइंग टू चेक योर प्रैक्टिस पेपर्स। मोस्ट इंपॉर्टेंट, आप अपनी मिस्टेक्स आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। मैं बच्चों से कहता हूँ कि यार मैं खुद का फेवरेट हूँ, जब मैं खुद का फेवरेट हूँ ना तो मैं अपने अंदर मिस्टेक्स नहीं ढूंढूंगा, बट मेरे टीचर जो है ना मुझे अपने से ज़्यादा फेवरेट करेंगे। कब? जब वो चाहते हैं कि यार मेरा एग्जाम पास हो जाए। एंड इफ़ ही वांट्स योर पेपर टू बी क्लियर तो वो आपके पेपर को चेक करेंगे, आपके पेपर को मिस्टेक्स को आइडेंटिफाई करेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ कि आप प्री सीन के ऊपर पूरा फोकस करेंगे एट द एंड ऑफ योर एग्जामिनेशन, और एग्ज़ाम में जाने से पहले जब आप अपने पास्ट पेपर्स को सॉल्व करते हैं तो आप कॉन्फिडेंस का एक बहुत बड़ा पहाड़ लेके जा रहे होते हैं साथ। इतना कॉन्फिडेंस होता है आपके पास, अगर 10 पास पे सॉल्व करके जाओगे तो मुझे इस बात की तसल्ली है कि एग्जामिनर आप मुझसे कुछ भी पूछ ले। आई हैव सीन 10 डिफरेंट सॉर्ट ऑफ एग्जामिनेशन बिफोर गोइंग इनटू द एग्जाम। तो आप भी इसकी तरह पोजीशन लाएंगे या और स्टूडेंट्स की तरह पोजीशन लाएंगे। सो दैट इज़ अ लास्ट पीस ऑफ एडवाइस फ्रॉम माई साइड। ओवर टू यू, आप बताओ कि लास्ट आप क्या एडवाइस देना चाहोगे स्टूडेंट को जो शायद उसको हेल्प करे या फैसिलिटेट करे। एक जो प्रोफेशनल एडवाइस एज ए स्टूडेंट दे सकता हूँ वो ये है कि एग्ज़ाम की सिर्फ पास की प्रैक्टिस नहीं, एग्ज़ाम सिमुलेशन करनी चाहिए। बिल्कुल, कि आप एक प्रॉपर प्रीसीन को पहले रीड करें, उसको खुद उसको एनालाइज करें कि किस टाइप की रिक्वायरमेंट्स हो सकती हैं इसके अंदर, और उसमें से किस टाइप के मॉडल्स जो है वो क्वेश्चन किए जा सकते हैं मुझसे। फिर एक 3 आवर्स 15 मिनट्स का आप टाइमर लगाएं और उसके बाद कोशिश करें कि उस पूरे जो एक गिवन स्लॉट टाइम है आपके पास उसमें वो 1 गो में पूरा अपना आंसर कंप्लीट करें। इवन तो कि आपसे नहीं भी हो रहा, मैं तो ये ट्राई करता था, जहाँ पे फंसता भी था तो मूव फॉरवर्ड करता था कंटिन्यू। और सबसे चीज़ जो SBL में लगती है और प्रोफेशनल के सारे पेपर्स में वो है टाइम मैनेजमेंट। क्योंकि अगर आपसे फर्स्ट पार्ट अगर आपका एक 60 मिनट्स उसमें टाइम आपने अलॉट किया है तो अगर उसमें 60 मिनट्स हो गए तो फिर आप मूव ऑन कर जाएं उसको एंड करके, क्योंकि आप फिर जो उसका बैकलॉग होगा वो आप कैरी फॉरवर्ड करोगे तो वो मार्क्स फिर आप लूज़ कर सकते हो आगे, जो आपके मार्क्स गेनिंग पॉइंट हो सकते हैं आप वो लूज़ कर सकते हो फिर आगे। वेरी गुड। सो थैंक यू सो मच, आप आए और आपने स्टूडेंट्स को गाइड किया, बिकॉज यू आर समवन हु गॉट दिस सक्सेस, हु अर्न दिस सक्सेस इन दिस अटेम्प्ट। पाकिस्तान टॉप होना एक बहुत बड़े एजाज़ की बात है। सबसे पहले आपको मुबारक, आपके घर वालों को बहुत मुबारक है, एंड इट इज़ ऑल बिकॉज कि आपने इसके अंदर बहुत हार्ड वर्क किया है। एंड अगेन ये चीज़ जो है वो बेनिफिट आपको दे गई है, तो इसी तरह जो सुनने वाले और स्टूडेंट्स होंगे तो इंशाल्लाह उनको भी ये बेनिफिट करेगा। तो आई होप सो आप लोगों के लिए एक अच्छा सेशन होगा ये। सो वी आर गोइंग टू मीट विद अनदर स्टूडेंट इन नियर फ्यूचर जो अगली अटेम्प्ट में इंशाल्लाह पोजीशन लेगा, एंड इफ़ ही इज़ फॉलोइंग अंडर द अम्ब्रेला ऑफ माई स्टार्स तो इंशाल्लाह उसको भी मैं इन्वाइट करूँगा। थैंक यू।